नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। हम देख रहे थे यूजीसी नेट यूनिट 3 और उसके अंतर्गत हम देख रहे थे रस संप्रदाय को। तो जो रस संप्रदाय था वो हम समाप्त कर चुके हैं और रस के अंग जो थे वो भी हम समाप्त कर चुके हैं। और आज की कड़ी में हम देखने वाले हैं रस निष्पत्ति के बारे में। तो रस निष्पत्ति की चर्चा हम आज ही करते हैं, देखते हैं रस निष्पत्ति में क्या है। रस निष्पत्ति का जो अर्थ है मूलतः यह है कि भरत मुनि के रस सूत्र से लिया गया है। उनका एक रस सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति। तो इसी निष्पत्ति शब्द की व्याख्या जो किया है वो हमारे 4 आचार्यों ने किया है, जिसमें भट्ट लोल्लट हैं, हमारे आचार्य शंकुक हैं और ये भट्ट नायक हैं और हमारे अभिनव गुप्त महोदय हैं। इन्हीं 4 आचार्यों की हम व्याख्या देखेंगे कि निष्पत्ति शब्द का अर्थ इन 4 आचार्यों ने अपने अपने अनुसार किस मत से लिया है या क्या माना है ना। तो ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं रस निष्पत्ति के बारे में। रस निष्पत्ति, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि रस निष्पत्ति का अर्थ, इसका अर्थ है काव्य आस्वाद की प्रक्रिया। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, क्या है रस निष्पत्ति का अर्थ? काव्य आस्वाद की प्रक्रिया, काव्य के आस्वादन की, काव्य के आनंद की, है ना, प्रक्रिया है क्या? रस। अच्छा, काव्य आस्वाद क्या है? किसी भी रचना में, रचना ये आपको लिखना नहीं है, आपको मन करे तो लिख लीजिएगा, आपको समझाने के लिए लिख दिया मैंने। किसी भी रचना में रचनाकार द्वारा सृजित किया गया रस, किसी भी रचना में रचनाकार द्वारा सृजित किया गया, इकट्ठा किया गया, कलेक्ट किया गया कोई रस जब ठीक उसी रूप में पाठक द्वारा ग्रहण कर लिया जाए तो वो क्या होता है? काव्य आस्वादन की प्रक्रिया कहलाती है। मतलब ये है कि अगर कोई रचना या रचनाकार किसी रचना को जो है संकलित करते समय जिस रस में डूब के या जिस रस को लेकर वो कविता लिख रहा है, सेम वही रस जब पाठक द्वारा ग्रहण कर लिया जाए तो वही है काव्य का आस्वादन करना, काव्य का आनंद प्राप्त करना। ठीक, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम। रस की सर्वप्रथम व्याख्या हमें भरत मुनिकृत नाट्यशास्त्र में मिलती है। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि रस की सर्वप्रथम व्याख्या हमें कहाँ मिलती है या रस की सर्वप्रथम व्याख्याकार कौन है। तो दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ से बन सकता है। तो पहले तो यह भरत मुनि है और अगर ग्रंथ पूछे तो नाट्यशास्त्र है। आगे देखेंगे साथ साथ निष्पत्ति शब्द का प्रथम प्रयोग भी हमें भरत मुनि के रस सूत्र में ही देखने को मिलता है। अच्छा, निष्पत्ति को सिंगल इन्वर्टेड कामा में आप करेंगे। निष्पत्ति शब्द का प्रथम प्रयोग भी हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? ये भरत मुनि के रस सूत्र में हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक चीज और, कल की क्लास की रिकॉर्डिंग करते समय लाइट कट गई थी, जिसमें हमने आपसे कहा था कि रस के अंग में कुछ शेष रह गया है, 2 लाइन लगभग बचा था, है ना। तो पहले हम वो ऐड कर लेते हैं, ज्यादा है नहीं। आप यहाँ भी देख सकते हैं, कल की क्लास में जो भी था हम यहीं देख लेंगे। पहला तो ये देखना है, जहां से हमारी क्लास बंद हुई थी आप उसी के आगे नोट करना चाहें तो नोट कर लेंगे। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, लिखेंगे आप क्या वहां? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के कितने भेद माने गए हैं? 2 भेद माने गए हैं। खैर, ये रस की चर्चा जो है, जब हम अदर रस की चर्चा करेंगे तो वहां की है, बट ये यहाँ हम एक बार देख लेते हैं। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, दो दो श्रृंगार कौन से हैं इसमें? संयोग श्रृंगार है और दूसरा कौन सा है? वियोग श्रृंगार है। अच्छा, ये जो वियोग श्रृंगार है, आगे चल के वियोग श्रृंगार, ये जो वियोग श्रृंगार रस है, ये आगे चल के 4 भागों में डिवाइड हो जाता है। तो वियोग श्रृंगार के 4 भेद स्वीकार किए जाते हैं। वीर रस के कितने भेद हैं? तो वीर रस के 4 भेद हैं। वीर रस कितने भेद हैं? 4 भेद। 4 भेद कौन कौन से हैं? दानवीर, दयावीर, दानवीर, दयावीर, युद्धवीर और धर्मवीर। युद्धवीर कामा क्या? धर्मवीर। तो ये हो गया वीर रस का। और एक और हमारा बच रहा है हास्य रस, इसका भी हम यहीं पे देख लेते हैं, बाकी जो है आगे देखेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें हमको वहीं पे उपलब्ध मिली हैं जब हम रस संप्रदाय की चर्चा कर रहे थे, इसीलिए इनको यहाँ ऐड कर दे रहे हैं। हास्य रस के 6 भेद हैं। 6 भेद कौन कौन से हैं? एक है स्मित और हसित। क्या है? स्मित है, कामा लगाएंगे आप, हसित है। इसके बाद ये जो स्मित और हसित ये है, इसको उत्तम माना गया है। क्या माना गया? इसको उत्तम माना गया, उत्तम रस। एक है विहसित और एक है अवहसित। विहसित
और एक है हमारा अवहसित। अवहसित, तो ये जो विहसित अवहसित है, इन दोनों को हमारा मध्यम माना गया है। क्या माना गया है? मध्यम माना गया। चार भेद हो गए, दो भेद और बचे हैं, दो हम इधर देख लेते हैं इसके। एक है अपहसित और एक है अतिहसित। एक क्या है? अपहसित, और दूसरा क्या है इसका? अतिहसित। अप मतलब कम, अति मतलब अत्यधिक। अतिहसित, ये हो गया। ठीक, और इसको क्या माना गया है? अधम माना गया। इनको किस संख्या संज्ञा दी गई? अधम रस की संज्ञा दी गई ना, ये अधम कोटि में रखे गए इन्हों। तो स्मित और हसित उत्तम कोट में है, मध्यम कोट में विहसित अवहसित है, और अधम कोट में अपहसित अतिहसित है। यही इतना कल शेष बच गया था, लाइट कटने की वजह से हम इसको नहीं बता पाए आपको। ठीक है, तो बढ़ेंगे हम आगे। उम्मीद करते हैं कि आप इसको नोट कर चुके होंगे। आगे हम लिखेंगे रस सूत्र। पहले देखेंगे रस सूत्र क्या है, फिर देखेंगे उनके बारे में। रस सूत्र, किसका रस सूत्र? भरत मुनि का, जिसकी हम चर्चा अभी अभी कर रहे हैं। या आप अगर लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिखेंगे भरत मुनि के रस सूत्र। क्या है, इसे नोट करेंगे। विभावानुभाव, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। निष्पत्ति, ये है सूत्र भरत मुनि का। इसका हम देखेंगे अर्थ। अर्थ क्या है इसका? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। वैसे सबको याद है, इसलिए थोड़ा सा तेजी में इसको लिख रहे हैं। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। अच्छा, व्यभिचारी को ही संचारी भी कहा जाता है। विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव के संयोग से, विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस निष्पत्ति होती है। रस निष्पत्ति होती है, होती है। ये है इस सूत्र का अर्थ। ठीक, आगे हम देखेंगे एक नोट। आप नोट्स एक बार बनाइएगा अच्छे से, और नोट्स बनाने के बाद अपनी नोट्स को कहीं से भी मिलाइएगा। उम्मीद करता हूँ कुछ भी छूटा हुआ नहीं रहेगा। फ्री क्लासेस जरूर हैं, बट बहुत ही डीपली और उत्तम क्लास देने की पूरी कोशिश आपको कर रहा हूँ, है ना। ऐसे ही मत देखिएगा कि चलो ठीक है यूट्यूब है फ्री है, तो ऐसा कुछ नहीं। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस सूत्र में अस्थाई भाव का उल्लेख कहीं भी नहीं। नोट लिखेंगे आप, रस सूत्र में स्थाई भाव का उल्लेख, स्थाई भाव का उल्लेख, रस सूत्र में स्थाई भाव का उल्लेख कहीं भी नहीं है। कहीं भी नहीं है, परंतु अन्य जगहों पर, परंतु अन्य जगहों या स्थानों पर, अन्य जगहों पर भरत मुनि ने स्पष्टतः कहा है। भरत मुनि ने
पहले आप लिखेंगे फिर समझेंगे। स्पष्टतः कहा है, क्या कहा है? अस्थाई भाव ही विभाव आदि के द्वारा व्यक्त होकर, अस्थाई भाव ही विभाव आदि, दोनों एक करके लिख दे रहा हूं, विभाव आदि है ना, अस्थाई भाव ही विभाव आदि के द्वारा व्यक्त होकर, के द्वारा व्यक्त होकर रसत्व को प्राप्त होते हैं, रसत्व को प्राप्त होते हैं। ये रस सूत्र में, रस सूत्र क्या है आप देख पा रहे होंगे, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। विभाव है, अनुभाव है, व्यभिचारी भाव है, ठीक। रस सूत्र में इन्होंने क्या कहा, स्थायी भाव का उल्लेख कहीं भी नहीं है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ कहीं स्थायी भाव आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, जबकि रस के 4 अवयव माने गए हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी या संचारी भाव, जो आप पीछे देख चुके हैं रस के अंग के अंतर्गत। लेकिन भरत मुनि के रस सूत्र में अस्थाई भाव का कहीं भी उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी अन्य जगहों पर, अन्य स्थानों पर अन्यथा भरत मुनि ने क्या कहा है, इन्होंने कहा कि स्थायी भाव ही विभाव के द्वारा व्यक्त होकर रसत्व को प्राप्त होते हैं, ठीक। रस सूत्र में जिन्होंने स्थायी भाव का उल्लेख कहीं नहीं किया, बट इन्होंने अन्यत्र लिखा कि अस्थाई भाव ही होते हैं जो विभाव आदि के द्वारा व्यक्त होकर क्या करते हैं, रसत्व को प्राप्त होते हैं। तो मूलतः आपको जो जानना था ये कि अगर पूछ ले स्थायी भाव ही विभाव आदि के द्वारा व्यक्त होकर रसत्व को प्राप्त होते हैं, यह कथन किसका है? यह कथन हमारे भरत मुनि का है, और ये हमने इसलिए ऐड कर दिया जिससे आपको ये ध्यान रहे कि स्थायी भाव का जब रस सूत्र में कोई उल्लेख भले ही नहीं है, बट ये जो कथन है ये किसका है? ये भरत मुनि का है। बढ़ेंगे हम आगे। भरत मुनि ने रसास्वादन की 3 विशेषताएं बताई हैं। भरत मुनि ने, अगले पेज पे देखते हैं, लिखेंगे आप, भरत मुनि ने रसास्वादन की 3 विशेषताएं बताई हैं। भरत मुनि ने रसास्वादन की 3 विशेषताएं बताई है। भरत मुनि ने रसास्वादन की 3 विशेषताएं बताई है। कौन कौन सी हैं 3 विशेषताएं, हम ये देख लेंगे। नंबर 1, आस्वादन का संबंध मानस से है। नंबर 1 क्या है? आस्वादन का, आस्वादन क्या था पीछे अभी हमने आपको डिटेल से लिखा था, आस्वादन क्या था, है ना। आस्वादन का संबंध किससे है? मानस से है, मानस से है। नंबर 2 हम देखेंगे, इन्होंने क्या बताया, आस्वादन बुद्धजन या विशिष्ट प्रेक्षक करते हैं। आस्वादन बुद्धजन, बुद्धजन जो उसमें लिखा था वही लिखेंगे हम, बुद्धजन या विशिष्ट प्रेक्षक, या विशिष्ट प्रेक्षक अर्थात कवि या लेखक। बुद्धजन कौन होते हैं? जो रचनाकार होते हैं, कवि या लेखक। आस्वादन बुद्धजन या विशिष्ट प्रेक्षक करते हैं, करते हैं। यहाँ आप मानस का अर्थ अगर लगाएंगे तो मनुष्य से लगा सकते हैं, है ना। आस्वादन का संबंध सहृदय से है, मनुष्य से है, ये सारी चीजें। नंबर 3, आस्वादन भाव एवं अभिनय से युक्त। आस्वादन क्या है हम ये देखेंगे। आस्वादन भाव एवं
अभिनय से युक्त, भाव एवं अभिनय से युक्त है ये, मुक्त नहीं है यार। या और माँ में मेरे बड़ा कंफ्यूजन रहता है, आप ध्यान रखेंगे इसका। युक्त, आस्वादन भाव एवं अभिनय से युक्त अस्थाई भाव का होता है। युक्त या आप लिखेंगे संबद्ध, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा संबद्ध। आस्वादन किसका होता है? भाव एवं अभिनय से संबद्ध अस्थाई भाव का होता है, स्थाई भाव का होता है। उम्मीद करता हूँ इसमें कुछ समझाना नहीं पड़ेगा। आस्वादन किसका होता है? भाव एवं अभिनय से जो युक्त अस्थाई भाव होते हैं उनका होता है। टोटल आप यही याद रखेंगे, आस्वादन किसका होता है? अस्थाई भाव का होता है। आस्वादन हमारे बुद्धजन या विशिष्ट प्रेक्षक करते हैं, या आस्वादन का संबंध आप इससे मानस से लगा सकते हैं। एक लिखेंगे नोट, नोट में ये भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की प्रथम उपलब्ध टीका। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की, सबसे पहले हम भरत मुनि को देख रहे हैं तो इनके बारे में जितने फैक्ट हैं वो सारे हम एक जगह नोट कर लेंगे, ताकि आगे पीछे बार बार हमें ना करना पड़े, है ना। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की प्रथम उपलब्ध टीका। नाट्यशास्त्र को आप सिंगल इन्वर्टेड कामा में करेंगे क्योंकि ये भरत मुनि का ग्रंथ है। नाट्यशास्त्र की प्रथम उपलब्ध टीका, प्रथम उपलब्ध टीका क्या है जानते हैं? अभिनव भारती। अभिनव भारती, अभिनव भारती के रचनाकार कौन है? तो अभिनव गुप्त हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो अभिनव दोनों में मिल रहा है, अपने नाम से ही इन्होंने टीका लिखी है। किसकी? क्वेश्चन यहाँ से आपको बनेगा, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के प्रथम उपलब्ध टीका कौन सी है? ये है। या प्रथम टीकाकार कौन थे? तो अभिनव गुप्त थे। या अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती नाम से किस रचनाकार की टीका लिखी थी? तो आप लिखेंगे भरत मुनि की। या अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती नाम से किस ग्रंथ की पहली टीका लिखी थी? तो नाट्यशास्त्र की लिखी थी। क्वेश्चन घुमा के कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, ये जो अभिनव भारती है इसमें क्या है? इसमें भरत मुनि के जो रस सूत्र है, जो हम अभी देख रहे थे, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग आदर्श निष्पत्ति, उसी की व्याख्या की है इसने अभिनव भारती में। अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती में भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या की है। 9वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य, अगला फैक्ट लिखेंगे क्या है? 9वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य, 11वीं शताब्दी के मध्य रस को मुख्य सिद्धांत मानकर, रस को मुख्य सिद्धांत मानकर, मुख्य सिद्धांत मानकर रस सूत्र की व्याख्या के, रस सूत्र की व्याख्या के निम्न चार प्रयास हुए। निम्न चार प्रयास हुए। कौन कौन से हैं हम आगे देखेंगे। 9वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य रस को मुख्य सिद्धांत मानकर रस सूत्र की व्याख्या के निम्न चार प्रयास हुए। ये चार प्रयास कौन से हैं? अब हम इसे देखेंगे एक डायग्राम के माध्यम से। उम्मीद करता हूं इतना आप नोट कर चुके होंगे। बढ़ेंगे हम आगे। ये क्लासेज लेके आने का यार एक ही उद्देश्य था, अगर आपसे सच बताएं। मैं खुद ढूंढ रहा था इनको, बहुत दिन से पढ़ने के लिए कोशिश कर रहा था हर जगह, और ये देखना चाह रहा था क्या यूट्यूब पे उपलब्ध है या नहीं। ये मुझे यूट्यूब पे कहीं दिखाई नहीं दी, तो मुझे लगा कि ये क्लासेज मुझे लेके आनी चाहिए, जो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर ये क्लासेज लेके तो नहीं आया है।
मैंने स्वयं से सर्च किया, सब कुछ किया, प्रश्नोत्तरी आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। बट यूनिट 3 हो गया, या आपके अंतर्गत यूजीसी नेट के अंतर्गत जो हमारा यूनिट लगा है कविता भाग जो काव्य वाला, उस पर भी कोई भी चर्चा नहीं हुई। हर आदमी केवल प्रश्नोत्तरी लेके आया है। तो आप क्लासेस कीजिए, क्लासेस के बाद वो प्रश्नोत्तरी कीजिएगा। अगर आपको मजा ना आए तब आप मुझसे कहिएगा। क्लासेस एक बार कीजिए और फिर कहीं से भी पढ़ के आप मिलाइएगा नोट्स को अपनी, देखिएगा क्या कुछ ऐसा है जो बहुत कुछ अंतर आया, नहीं मिलेगा आपको। बस आप भरोसा रखिएगा। लिखेंगे आप, डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले आचार्य। पूरी कोशिश है कि कोचिंग की बात यहाँ पूरा ये मैटर उपलब्ध करा दूं, और कराऊंगा भी, इसमें से कुछ छोड़ने वाला नहीं। यूनिट 3 पूरा कंप्लीट करना ही करना है। उसके बाद हम लिखेंगे दर्शन। उसके बाद हम देखेंगे इनका सिद्धांत क्या है। हम क्या देख रहे हैं? सिद्धांत। सिद्धांत के बाद हम देखेंगे निष्पत्ति का अर्थ। निष्पत्ति का अर्थ, निष्पत्ति का अर्थ। इसके बाद हम देखेंगे रस की स्थिति। रस की स्थिति। इसके बाद एक और अभी जो है आपको बनाना होगा, संयोग या संबंध, है ना। खैर पहले इतना देख लेते हैं, फिर आपको एक और कॉलम आप बना लेंगे जिसमें आप डालेंगे संयोग या संबंध। तो उसको अभी छोड़ देंगे, ये कंप्लीट करते हम उसको ऐड कर देंगे। लिखेंगे आप नंबर 1 भट्ट लोल्लट। पहले आचार्य हमारे कौन से हैं? भट्ट लोल्लट। समय क्या है इनका? नोट करेंगे आप, 9वीं सदी। 9वीं सदी इनकी समय सीमा है। दर्शन क्या है इनका? मीमांसा दर्शन है। मीमांसा दर्शन। इनके सिद्धांत का क्या नाम है? उत्पत्तिवाद। हम आगे जो व्याख्या करने वाले हैं वो यही सब हम देखने वाले हैं। उत्पत्तिवाद, या अगर इसी को हम देखें तो इसी को कहा जाता है उपचितवाद। या क्या कहा जाता है इसको? उपचितवाद या उपचितवाद, या इसी को कहा जाता है आरोपवाद। तीनों नाम इसी का है। तो आप तीनों में से कुछ भी दें, उपचितवाद दे दे, या आपको दे दे आरोपवाद, या आपको दे दे उत्पत्तिवाद। ये तीनों नाम किसके हैं? भरत मुनि आर्यभट्ट लोल्लट के ही हैं। ठीक। निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने किससे लगाया था? इन्होंने उत्पत्ति से लगाया था। इनका मानना था कि निष्पत्ति नहीं, निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति होता है। ठीक। एक चीज और, रस की स्थिति इन्होंने जो माना है वो माना है अनुकार्य में। अब ये अनुकार्य क्या है पहले आप लिखेंगे अनुकार्य में, फिर बताता हूँ अनुकार्य क्या है। अनुकार्य का अर्थ होता है कि वह पौराणिक व ऐतिहासिक पात्र जिसका अभिनय किया जा रहा हो। अनुकार्य क्या है? नोट कर लेंगे आप, वह पौराणिक व ऐतिहासिक पात्र जिसका अभिनय किया जा रहा हो। जैसे कि अपने यहाँ जब रामायण का प्रसंग आता है, या कहीं कहीं आप नाटक देखने जाते हैं, है ना, ये होता है कि रामचरितमानस जो है चल रहा है, या रामायण का जो है नाटक खेला जा रहा है, तो वहाँ क्या होता है? भगवान राम का अनुकरण किया जाता है, भगवान राम का नाटक खेला जाता है। कोई राम का रोल करता है, कोई लक्ष्मण का, है ना। तो पूरा रामायण हम देखते हैं वहाँ पे। तो जब वास्तविक राम की जो तुलना है, जो वास्तविक राम है, जिस राम की कल्पना करके हम नाटक खेल रहे हैं, वही है अनुकार्य। वह ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र जिसका अभिनय किया जा रहा हो। वही क्या है? मतलब ये है कि जो भगवान, जो हमारे राम तुलसीदास जी ने, वो अपने जिस राम की तुलना, जिस राम की कल्पना करके रामचरितमानस लिखते हैं, वो वाले राम, वास्तविक राम अगर कहें तो जो वास्तविक राम है वो क्या है? अनुकार्य है। अच्छा, अनुकार्य का एक और अर्थ आप अर्थ लगा सकते हैं, जैसे कि जिसका अनुकरण किया जा रहा हो। सीधा सिंपल सा अर्थ है, जिसका अनुकरण किया जा रहा हो, या जो अनुकरण करने योग्य हो, है ना। जो अनुकरण करने योग्य हो वो क्या है? अनुकार्य है, जिसका अनुकरण किया जाता है। ठीक।
ये हो गया अनुकार्य। अनुकार्य में आप लिख लेंगे यहाँ पे वास्तविक राम, इससे आपको ध्यान रहेगा, वास्तविक राम, है ना। ये या आप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, वह पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र जिसका अभिनय किया जा रहा हो, जिससे आपको बाद में भी समझने में आसानी हो। आगे देखेंगे नंबर 2। खैर, संयोग या संबंध के बारे में हम जो कह रहे हैं वो अगला कॉलम में इसी के बाद देख लेंगे। अभी आप उसके लिए स्पेस छोड़ देंगे, एक एक लाइन लिखना है उसमें। आगे देखेंगे हम शंकुक के बारे में। आचार्य शंकुक या शंकुक, समय सीमा इनकी क्या है, इनकी जो समय सीमा है वो भी है 9वीं सदी। दर्शन का क्या नाम है इनके, इनका जो दर्शन है वो है न्याय दर्शन, है ना। और ये जो शंकुक हैं, इनके जो सिद्धांत हैं उसे कहा जाता है अनुमितिवाद। क्या कहा गया है, अनुमितिवाद। अनुमितिवाद सिद्धांत के जनक कौन है, आचार्य शंकुक हैं। ठीक। निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने किससे लगाया, निष्पत्ति का अर्थ जो लगाया वो अनुमिति से ही लगाया है। किससे लगाया है इन्होंने, अनुमिति। अनुमिति क्या है इसकी चर्चा जब इनके सिद्धांत की अभी देखेंगे, जब इनके सिद्धांत को हम व्याख्यायित करेंगे तब वहां हम देख लेंगे डिटेल से। अभी के लिए इतना ही। एक प्रकार से अनुमान से आप लगा सकते हैं अर्थ। और ये रस की स्थिति जो माना इन्होंने उस अनुकर्ता में माना है, अनुकर्ता। अब आप ये सोचेंगे अनुकर्ता कौन है, अनुकर्ता वो है जो अनुकरण करने वाला, यानी जो नाटक कर रहा है वर्तमान में, जो भगवान राम के रोल का अभिनय कर रहा है ना। तो वो क्या हो गया, अनुकर्ता। एक तरह से आप देखेंगे तो अनुकर्ता का अर्थ लगा सकते हैं आप आजकल के जो हीरो हैं, हमारे जो एक्टर हैं, जो अभिनेता होता है, जो नट होता है, वो क्या होता है, वो अनुकर्ता होता है, अनुकरण करने वाला, जो किसी का अनुकरण करे, किसी की नकल करे, वो होता है अनुकर्ता। तो आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे अभिनेता या नट, अगर जो है किताबी भाषा में देखें तो। और अगर आपको अपनी भाषा में जानना है तो आजकल के जो हीरो हीरोइन आप जिसे कहते हैं ना आधुनिक में, वही है हमारे अनुकर्ता, यानी जो किसी की नकल करके हमारे सामने उनकी भावनाओं को प्रस्तुत करते हैं। ठीक, तो ये हो गया अनुकर्ता, यानी अभिनय करने वाला। नंबर 3 पे हम देखेंगे भट्ट नायक के बारे में। किसको देखेंगे हम, भट्ट नायक। भट्ट नायक का क्या है, इनका है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन किसका है, भट्ट नायक का है। और इनके सिद्धांत का नाम है भुक्तिवाद। क्या है, भुक्तिवाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पूरी चीजें आप याद रखेंगे। या भोगवाद, यहाँ से कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है या आपको कभी मिलान करने के लिए आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बनता जरूर है, चाहे वो एग्जाम जो भी हो। भट्ट नायक, भट्ट नायक सांख्य दर्शन, भुक्तिवाद या भोगवाद है। और इनका जो निष्पत्ति का अर्थ लगाया गया है वो लगाया गया है भुक्ति से। किससे लगाया गया है, भुक्ति से। अब भुक्ति क्या है, ये जब इनके सिद्धांत को हम डिटेल से देखेंगे तो वहां इनकी अभी हम चर्चा करने वाले हैं। एक चीज और, रस की निष्पत्ति इन्होंने प्रेक्षक में मानी है। प्रेक्षक में मानी है, प्रेक्षक मतलब दर्शक। ये अपने समझने के लिए आप नोट कर लेंगे, अभी नोट कीजिएगा, याद हम यहीं पे आपको करा देंगे। लास्ट देखेंगे नंबर 4, अभिनव गुप्त। 4 आचार्य थे ना रस निष्पत्ति की जो व्याख्या किए थे, तो ये ही है हमारे चारों आचार्य। अभिनव गुप्त। दर्शन क्या है इनका, इनके दर्शन का नाम है शैव दर्शन। क्या है, शैव दर्शन। अभिव्यक्तिवाद, इनका सिद्धांत क्या कहता है, अभिव्यक्तिवाद। अभिव्यक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद की संज्ञा किसने दी, अभिनव गुप्त ने दी। निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने अभिव्यक्ति से लगाया है। इन्होंने कहा कि निष्पत्ति नहीं होती, अभिव्यक्ति होती है। खैर, इसकी डिटेल से चर्चा इनके हम सिद्धांत को व्याख्यायित करते समय देखेंगे। अभिव्यक्तिवाद, अभिव्यक्ति। ठीक, आगे देखेंगे रस की स्थिति किसमें माना इन्होंने, सामाजिक में माना। सामाजिक या आप कह सकते हैं सहृदय, जिसे आप क्या कहेंगे,
सहृदय, ये हो गया। इतना आप नोट करेंगे। खैर इसे एक बार हम देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे संयोग या संबंध। भट्टलोल्लट, इनके दर्शन का क्या नाम है? मीमांसा दर्शन है। सिद्धांत क्या है? उत्पत्तिवाद, आरोपवाद या उपचितिवाद के नाम से भी जाना जाता है। निष्पत्ति का अर्थ किससे लगाया इन्होंने? निष्पत्ति किसने दिया था? भरत मुनि का है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, है ना। तो निष्पत्ति, निष्पत्ति का अर्थ क्या लगाया? उत्पत्ति से। इन्होंने कहा निष्पत्ति नहीं होता, उत्पत्ति होता है। और रस की स्थिति किसमें माना? वास्तविक राम में माना। अगर आपको ये चारों क्रम से याद है, चारों आचार्य भट्ट, लोलट, शंकुक, नायक, अभिनवगुप्त, तो आप ऐसे याद करेंगे मीमांसा, न्याय, सांख्य, शैव। अगर ये क्रम से याद है, मीमांसा, न्याय, सांख्य और शैव, तो ये चारों आप लगा लेंगे। एक चीज और, ये जो है वास्तविक राम को लेके चलते हैं, ये हमारे अभिनेता को लेके चलते हैं, ये हमारे दर्शक को लेके चलते हैं, और ये हमारे सहृदय सामाजिक को, समाज को लेके चलते हैं, समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हमारे कौन थे? भट्ट लोलट। किसको उन्होंने माना? राम को। ठीक। रस की स्थिति किसमें हुई? वास्तविक राम में होती है। इनका मानना यह है कि जो वास्तविक राम है, रस की स्थिति उनमें होती है। और उसके बाद इनके मतों का खंडन करते हुए हमारे आचार्य शंकुक आते हैं। वो कहते हैं नहीं, वास्तविक रस जो है वो राम में नहीं। वास्तविक रस तो वो है जो राम का अनुकरण कर रहा है, जो राम का नाटक कर रहा है, जो राम का अभिनय कर रहा है, जो हमारा अभिनेता है, जो मंच पे प्रस्तुति दे रहा है, रस, उसको रस की प्राप्ति होती है। ठीक। इन दोनों के मतों का खंडन करते हुए हमारे आते हैं आगे, कौन आते हैं? हमारे आचार्य भट्टनायक। तो भट्टनायक का क्या कहना है कि न राम में होता है और न हमारे अभिनेता में होता है। वास्तविक रस जो उत्पन्न होता है वो हमारे दर्शकों में होता है, जो उसको देखने वाले होते हैं। फिर हमारे आते हैं सबसे लास्ट में अभिनवगुप्त, जिनकी मान्यता को लेकर आगे भी जो है पूरी जो है जितनी भी ये श्रृंखला चल रही थी वो चलती रही। सर्वमान्य तो क्या था? सामाजिक या सहृदय। इन्होंने इन तीनों के मतों का खंडन किया और कहा रस की जो उत्पत्ति होती है, रस का जो संचार होता है, वो न राम में है, न अभिनेता में है और न दर्शक में है, वो सामाजिक में है, पूरे समाज में फैला हुआ है, साधारणीकरण हो जाता है रस का। ठीक। ये मानना है। तो आप क्रम से याद रखेंगे, ऊपर से लेके नीचे क्रमानुसार अगर चलेंगे तो ये भी पकड़ लेंगे आप, ये भी पकड़ लेंगे और ये चारों को पकड़ लेंगे। अच्छा, इनकी समय सीमा हमने नहीं बताई। भट्टनायक की समय सीमा है 11वीं सदी, और ये जो अभिनव गुप्त की समय सीमा है सेम वही है, 11वीं सदी। ठीक। तो दो लोग 9वीं सदी में और दो लोग 11वीं सदी में। इनका सिद्धांत उत्पत्तिवाद है, इनका अनुमितिवाद है, यानी अनुमान लगाया इन्होंने। इनका भुक्तिवाद या भोगवाद है, इन्होंने भोग किया उसका। और इन्होंने क्या किया कि नहीं, निष्पत्ति नहीं, उसकी अभिव्यक्ति होती है। तो इसीलिए क्या कहा, इसका अभिव्यक्तिवाद इनका सिद्धांत हो गया। बढ़ेंगे आगे, हम संयोग या संबंध देखते हैं क्या था। उम्मीद करता हूँ ये डायग्राम आप बना चुके होंगे, और आगे हमने जो आपसे एक कॉलम छुड़वाया है उसके लिए हम यहीं पे नोट कर दे रहे हैं। अगला कॉलम क्या था आपका? संयोग, ये था, है ना। तो संयोग में हम सबसे पहले देखेंगे भट्ट लोलट के बारे में। भट्ट लोलट का मानना था कि विभाव के साथ संयोग होता है। विभाव के साथ, आप लिखेंगे विभाव के साथ। विभाव के साथ कैसा संयोग होता है? उत्पाद्य उत्पादक का, उत्पाद्य और उत्पादक, उत्पाद्य और उत्पादक संबंध। विभाव के साथ कैसा संबंध माना इन्होंने? रस का संबंध किस प्रकार से माना विभाव के साथ? उत्पाद्य और उत्पादक संबंध माना। खैर इसकी हम बहुत ही डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन जस्ट ये डायग्राम के बाद। और इनका मानना था नंबर 2, ये तो नंबर 1। नंबर 2 इन्होंने माना अनुभाव का संबंध किसके साथ माना है जानते हैं? अनुभाव के साथ। अनुभाव के साथ इनका मानना था कि गम्य गमक संबंध। क्या मानना था इनका? गम्य गमक संबंध, यानी जब रस अनुभाव के साथ गमन करने लगे तो वहां गम्य और गमक संबंध हो जाता है। जब रस विभाव के साथ जो है संबंध बनाए तो वहां उत्पाद्य और उत्पादक संबंध हो जाता है। नंबर 4 हम देखेंगे व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी, जब जो है रस का व्यभिचारी भाव के साथ संबंध हो तो वहां पोष्य पोषक संबंध होता है। मतलब ये है कि जो व्यभिचारी या संचारी भाव हैं वो आते हैं और रस को पोषित करके चले जाते हैं। थोड़े अल्प समय के लिए आते हैं और रस को क्या करते हैं? पोषित करके चले जाते हैं।
खैर इसको बहुत ही डिटेल से हम देखेंगे, बट आगे देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही आप ध्यान देंगे। आगे देखेंगे हम संकुक के बारे में। संकुक की मान्यता है कि अनुमान, इन्होंने संयोग का संबंध जो जो रस का संबंध किससे लगाया? अनुमान से लगाया। रस का अनुमान लगाया जा सकता है, इनका मानना ये था, अनुमानित किया जा सकता है। तो इन्होंने क्या कहा? अनुमाप्य अनुमापक भाव। इनका संबंध क्या था? अनुमाप्य अनुमापक भाव। अनुमापक भाव ये है। आगे देखेंगे हम भट्ट नायक के बारे में। इन्होंने विभावन से लगाया है। किससे लगाया है? विभावन से। रस का संबंध किससे लगाया इन्होंने? विभावन से। विभावन का अर्थ क्या है? भोज्य भोजक संबंध। भोज्य भोजक संबंध। भुक्ति वाला आपने अभी देखा था ना, भोज्य भोजक संबंध। रस का किससे संबंध माना इन्होंने? भोज्य भोजक संबंध स्वीकार किया है। हमारे लास्ट आचार्य जो अभिनव गुप्त हैं, इन्होंने अभिव्यंजना को महत्व दिया है। अभिव्यंजना। अभिव्यंजना का अर्थ क्या है? व्यंग्य व्यंजक भाव। व्यंग्य व्यंजक, व्यंग्य व्यंजक भाव, ये भाव जो है अभिनव गुप्त ने दिया है। लोलक में विभाव के साथ उत्पाद्य उत्पादक, अनुभाव के साथ गम्य गमक, व्यभिचारी भाव के साथ पोष्य पोषक संबंध। संकुक का अनुमाप्य और अनुमापक भाव का जो है माना है। भट्टनायक का मानना है कि रस का संबंध भोज्य और भोजक का होता है, और अभिनव गुप्त का मानना है कि रस का संबंध जो है व्यंग्य और व्यंजक भाव से होता है। तो आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे अपनी क्लास को, और कल हम देखेंगे डिटेल से चारों आचार्यों के बारे में। पहले हम देखेंगे भट्ट लोलट के बारे में, और भट्ट लोलट की क्या मान्यताएं हैं, इन्होंने किस प्रकार से, इन तीनों की व्याख्या हम कल के डेट में करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ क्लासेज आपको अच्छी लग रही होंगी। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए, जिससे मुझे भी अच्छा लगता रहे, और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके और अच्छी क्लासेज आपके लिए फ्री सेवा, मतलब इस यूट्यूब पे फ्री के माध्यम से आपको उपलब्ध करा सकूं, जिससे कि आपका भी कुछ लाभ हो, टाइम वेस्ट ना लगे, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं कल, लेंगे आपसे विदा। धन्यवाद।